विधानसभा चुनाव 2024 को वोटिंग होगा और केवल 2 दिन शेष बचा है। ऐसे परिस्थिति में विभिन्न राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंके हुए हैं और बिंद की 4 सीटें हैं। 2 सीट का रीवा व सतना और सीधी का 19 अप्रैल को वोटिंग हो चुका है। परसेंटेज वोट का जो है रीवा और सीधी और शहडोल का माइनस में है। इसी संबंध में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहाँ रीवा आए और लोगों में जो है जोश खरोश भर के रवाना हो गए हैं। आइए इस संबंध में हम मनगवा विधायक जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं। क्या लगता है आपका जो है किससे मुकाबला हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र शकल सुख पवन सुतनामा। हाँ, और जैसा आपने सवाल किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को, हम सभी लोगों को उत्साहित करने का काम किया। हम लोग पहले से ही ऊर्जा में थे और पहले से ही ये तय है कि हमारे सांसद जनार्दन मिश्रा जी यहाँ से 5.5 और 6 लाख के ऊपर के अंतरों से जीत करके संसद भवन पहुँचने वाले हैं। आपका जो है किससे, आप किसको मतलब आपके उसमें जो है आप मान के चल रहे हैं कि हमारा टक्कर है कांग्रेस या बीएसपी? देखिए, ये सवाल पहले भी था जब मैं विधानसभा लड़ रहा था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समक्ष कोई टक्कर नहीं थी। वो परिणाम आप सभी ने देखा। सबसे नंबर 1 पर जिस प्रकार से विधानसभा में परिणाम दिया वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर संसद भवन में जो है हमारे जनार्दन मिश्रा जी जाएंगे। कहीं कोई दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं है। आप जो है ये नहीं मान के चल रहे हैं कि आपका कांग्रेस से टक्कर है कि नहीं है? मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। किसी भी प्रकार की कोई टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जनार्दन मिश्रा जी, वो बाकायदा थोक वोटों से, क्योंकि जो आम मतदाता है वो इंतज़ार में है कि किस तरीके से कितनी जल्दी से 26 तारीख आए और हम अपना आशीर्वाद जनार्दन मिश्रा जी को और नरेंद्र मोदी जी को प्रदान करें और एक बार उन्हें पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं और इनको सांसद बनाएं। आखिर आपने जिक्र किया है तो मोदी जी ने एक भाषण दिया था, शायद आपने सुना होगा, राजस्थान में, और उस पर काफ़ी आपत्ति उठी कि मैं वो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन कर एक मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस विषय इस विषय को मेरे संज्ञान में नहीं है, चूँकि हम लोग यहाँ पर चुनाव में लगे हुए हैं और मैं राष्ट्रीय स्तर के ऐसे विषयों पर बोलना उपयुक्त नहीं समझूंगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि मोदी जी ने यदि कहीं पर ऐसी कोई बात कही है तो वो सभी लोगों के हित की बात कही है, और यदि वो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है तो वो काट पीट करके ही एडिटेड वो वीडियो और एडिटेड ऑडियो होगा। आपका ये जो महंगाई और बेरोजगारी के संबंध में क्या कहना, ये आपके भाजपा के ही एजेंडे में था? हाँ, महंगाई बेरोजगारी ऐसा कहाँ है कि मतलब बहुत बड़ा लोग बाग त्रस्त हैं। आप जाइए मार्केट में, बाज़ार में जाइए, आपके पास जो महंगाई की बात कर रहे हैं तो उसी रेशियो में 80 अनुपात में आपकी आवक भी है। आप पहले जिसकी सैलरी जितनी भी मिलती थी, आज की डेट में उसका वेतन आप देखिए किसी भी संस्थान में, चाहे सरकारी संस्थान में या व्यापार के रूप में, व्यापारी जो पहले जितने में माल बेचता था उससे कहीं ज़्यादा में माल बेच रहा है। किसानों की जहाँ बात है तो अगर किसानों की जो फसल है उसके लिए भी उसको बेहतर तरीके का पैसा मिल रहा है। तो महंगाई जो एक शब्द है तो उस केस में अगर आप आनुपातिक तौर पर उसकी तुलना करेंगे तो जितना महंगा कोई भी सामान जा रहा है तो उसी अनुपात में कस्टमर को, ग्राहक को मिल भी रहा है। आपके भाजपा के घोषणा पत्र में हम हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, काला धन वापस लाएंगे, ये मामला था। आखिर प्रधानमंत्री जन धन योजना में ये भी था कि हर एक खाता धारक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या मानना आपका? देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। काला धन लाएंगे का अर्थ ये हो गया कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में जाएंगे, और उन भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया भी है। वही वो काला धन है जो आज आम जनता की जेबों में पहुंच रहा है। और आप देखते होंगे जिस प्रकार से हमारे देश में जिस प्रकार से माहौल है वो बहुत ही अत्यधिक अलग तरीके का है, उत्साहवर्धक है। और दूसरी बात जो आपने कहा, एक विषय और बेरोज़गारी,
तो बेरोजगारी के लिए जो युवा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो उनको कहीं किसी भी प्रकार से जॉब या बेरोजगारी की कमी नहीं है, बशर्ते कि वो वाकई में मेहनती हैं, पढ़ रहे हैं। तब अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जेब में लाकर के कोई अपॉइंटमेंट लेटर डाल दे, तो ऐसे युवाओं के लिए कोई भविष्य नहीं है। शिक्षा के लिए आपके सांसद जी ने पिछले 10 वर्षों में क्या किया है रीवा में? शिक्षा के लिए आप यहाँ पर देखते होंगे इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि अब डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर है, हमारे यहाँ पर बनने वाली है, जो हमारे डिप्टी सीएम साहब भी बोलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विद्यालय आप देख रहे हैं। एपीएसयू में ऐसा कोई कोर्स नहीं है हमारे रीवा ज़िले में जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोर्स ना हो। एपीएसयू में सारे कोर्स हैं। मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं। और जो सांसद जी के द्वारा स्थापित किया गया, भाई जो भी स्कूलें हैं उनको सीएम राइज में कन्वर्ट किया गया। जैसे अपने पीके स्कूल है, मनगवा विधानसभा की बात की जाए तो अपने लालगांव में है, मनगवा प्रॉपर नगर परिषद में है, उसे आप लोग जानते हैं। तो उन स्कूलों का परिवर्तन किया गया, उन्नयन के नाम पर 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं किया गया। अलग से बनाने की जहाँ तक बात है, तो नए निर्मित स्कूल भी बने हैं और अस्पतालों का निर्माण भी नया हुआ है। अपने नगर परिषद मनगमा में ही जो अस्पताल है उसके ठीक बगल में बिल्डिंग बनी हुई है। और जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम साहब के सामने उन्हीं के हाथों उसका उद्घाटन करवाया जाएगा। आखिर क्या वजह है? आटो विधानसभा क्षेत्र में हमने चुनावी चौपाल लगाया, उसमें ये मामला सामने आता है कि 10 वर्ष से जनार्दन मिश्रा सांसद हैं, ना तो वो कभी क्षेत्र में गए, ना उनका जनता से संपर्क था। विरोध सामने खुल के सामने आ रहा है। ऐसे परिस्थिति में आप क्या मानते हैं कि आप फाइट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा ये चुनाव है वर्तमान में, और चुनाव में जो आम मतदाता है उसकी अपेक्षाएं अत्यधिक होती हैं। और मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, तो मैं यही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वर्तमान में जनार्दन मिश्रा है। और हम सभी लोग एक एक बूथ पर नीचे स्तर पर जा रहे हैं। पन्ना प्रमुख तक की हम लोगों की कार्य योजना रहती है। एक पन्ने में 15 से 20 व्यक्तियों के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। अब वो चिन्हित कार्यकर्ता वहाँ पर जा कर के उनसे ये पूछता है, संवाद करता है कि आपको किसी भी प्रकार से कौन सी ऐसी योजना है जो आप तक नहीं मिल रही है। हम लोग जब जाते हैं लोगों के घर में मिलते हैं तो ऐसा कोई घर नहीं मिलता है जहाँ पर लाडली बहना ना मिले, लाडली लक्ष्मी ना मिले, किसान सम्मान निधि का वहाँ पर हितग्राही ना मिले, आयुष्मान कार्ड धारक ना मिले। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो ये ना बोले कि हमारे यहाँ पर पहले कम सिंचाई का रकबा था, आज वर्तमान में बाढ़ सागर की नहरें आ गई हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो ये नहीं बोलता है कि आचार संहिता ख़त्म होते ही हम हवाई अड्डे से जुड़ जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस प्रकार से हम लोगों की उज्ज्वला योजना है, माताएं बहनें बोलती हैं, इस तरीके से संबल कार्ड है, तमाम योजनाएं, नल जल की योजना। आप जो गांव में जाते होंगे तो इतनी बड़ी योजना जिसमें एक एक घर में टोंटी द्वारा पानी दिया जाएगा, ये मैं अभी ज़रूर मानता हूँ क्योंकि ये अभी योजना शिशु अवस्था में है, खासतौर से अपने मनगवा विधानसभा या रीवा ज़िले में। तो उतना लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिस दिन ये योजना पूरी तरीके से कार्य रूप में परिणत होगी तो प्रत्येक घर में पानी पहुँचेगा। सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव रहते हैं, शायद जितने भी रीवा जिले के विधायक हैं सबसे ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं। नेहा सिंह राठौर ने एक गाना गाया है और सांसद से सवाल किया। हाँ, कितना प्रभावित कर पाएगा वो गाना? देखिए, नेहा सिंह तो ऐसा है कि पैसा ले करके वो कुछ भी गा सकती हैं, है ना। फूहड़ गाने भी उनके रहते हैं। उनको मैं बल्कि आमंत्रित करता हूं कि वो रीवा में आए। जो उन्होंने काबा रीवा में काबा करके गाना गाया है, वो रीवा में आए, सड़कों में उतरें और हमारे साथ मुकुंदपुर टाइगर सफारी चलें, वाइट टाइगर को देखें। हमारे साथ वो चलें, सोलर पावर प्लांट देखें जो गुड़ में है आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम के द्वारा। इको पार्क देखें, पचपटा में जो रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट पूरे भारत में सिर्फ साबरमती में है जो सम्माननीय मोदी जी ने बनाया है। और यहाँ पर रिवर फ्रंट का निर्माण लगभग कंप्लीट हो चुका है जो हमारे डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला जी ने कंप्लीट कराया है। इसके अलावा आप देखिए, अस्पताल देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी देखिए, और क्या नाम से सड़कों में देखिए। नेहा राठौर पहले गाड़ी से उतरे तो फिर बताएं कि रीवा में काबा। आखिर पैसा लेकर अगर वो गाती तो अन्य पार्टियों के लिए भी तो गा सकती थी, सरकार को ही क्यों टारगेट करती है? ठीक है, ये उनकी इच्छा है कि मतलब किस पार्टी से पैसा ले रही है। हो सकता है कि वो पार्टियां कम पैसा दे रही हों। आखिर क्या वजह है कि लोकसभा चुनाव में इस बार, इसके पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसके पहले भी लोकसभा का चुनाव हुआ है तो लेकिन व्यक्तिगत जीवन पे आरोप नहीं लगा, पर निवर्तमान सांसद नामांकन पत्र दाखिल किए। पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये कहा कि ये शराब के पैकारी वाली पार्टी है। और वहीं पे
सिमरिया विधायक ने पलटवार किया कि ये कोरेक से पीते हैं, दिन भर नशे में टुन्ने रहते हैं। आखिर ये कहाँ तक है, इस चुनावी माहौल में ये कहाँ तक है, सही है कि गलत है? देखिए, इस विषय में ऐसा है कि चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है तो मैं तो शराब, नशा, गुटखा, पान, तंबाकू से दूर रहता हूँ। न मैं किसी को कहता हूँ कि कोई इसका सेवन करे और ना ही इसका निर्माण हो, लेकिन मतलब प्रैक्टिकल तौर पर यह संभव नहीं होता है। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है तो जो सांसद जी ने कहा और संबंधित प्रत्याशी ने कहा वो एक दूसरे के लिए जिम्मेदार है। मैं जहाँ तक जितना जानता हूँ तो दोनों प्रत्याशियों की तुलना में मैं अपने प्रत्याशी को तो बेहतर तौर पे समझता हूँ, जानता हूँ कि किस प्रकार से वो समाजवाद के एक प्रखर चिंतक के तौर पर हम सब के बीच में है, लोगों से जुड़े हुए हैं। गरीबों के बीच में किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति हो उससे जुड़े हुए हैं, उससे मिलते हैं, बात करते हैं। अभी कई कार्यक्रमों में उन्होंने ये भी कहा कि अपने रीवा ज़िले में एक ही ट्रेन एक ज़माने में चलती थी, अब जो है 15 या 16 ट्रेनें चल रही हैं। सिंगरौली जो लाइन है वो लगभग चालू होने की हालत में है। रीवा से मिर्ज़ापुर के लिए ट्रेन की बात भी हमारे सम्मानित सांसद जी ने बात की है। तो जनता को क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क और राशन, यही तो आवश्यकताएं हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है। और मेरे जैसा सेवक जो चिन्हित हुआ है या चुना गया है वो पूरा हम राष्ट्रीय स्तर पर जो भी केंद्र की योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, उन्हें धरातल पर उतारने का हम काम करते हैं। और ज़्यादातर मैं बराबर लोगों के बीच में ही रहता हूं। कोई भी मुझे लोकेट कर सकता है कि वर्तमान में विधायक जी कहां है। आप यहां इंटरव्यू ले रहे हैं लेकिन प्रेजेंट में भी मैं लाइव हूं। ये बताइए आप कि सबसे बड़ी लोकसभा चुनाव का मतदान होगा, क्या अपील करना चाहेंगे देशवासियों से, रीवा खासतौर पर रीवा की जनता? देखिए, 26 तारीख को मतदान का दिवस है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है प्रत्येक नगर वासियों को। और जो मतदाता भाई बंधु हैं, जो भी उसकी मतलब योग्यता रखते हैं, 18 के ऊपर हैं, वो मतदान अवश्य दें। क्योंकि ये जो चुनाव है सिर्फ जनार्दन मिश्रा जी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, ये पूरे विश्व में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को स्थापित करने का चुनाव है। और जिस प्रकार से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपने और भारतवर्ष की धाक को पूरे विश्व में रखा है, वो वाकई में अद्वितीय है। और ये तभी हो पाएगा जब हम सांसद जी को संसद भवन में पहुँचे, जनार्दन मिश्रा जी को, और मोदी जी एक बार पुनः प्रचंड मतों से जो है पूरे विश्व का नेतृत्व करें। और विश्व का नेतृत्व करने की इसलिए बात कर रहा हूँ कि विश्व गुरु की तरफ अपना भारतवर्ष अग्रसर हो रहा है। भारत का अगर नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथों में रहेगा तो पूरे विश्व का भी नेतृत्व भारतवर्ष के हाथों आ जाएगा। ये दिन बहुत दूर नहीं दिखाई दे रहा। आखिर ये बताइए कि बीजेपी के घोषणा पत्र में ये था कि बेरोजगारी दूर करेंगे, काला धन वापस लाएंगे और प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो है 15 लाख रुपए देंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये जनता ने जो है सोच के रखा था। और 14-19 के चुनाव में जो है मौका भी दिया, बीजेपी केंद्र में सत्तासीन हुई। आखिर इन सब वादाओं से भाजपा क्यों हटी? देखिए, फिर वही बात आई ना, मैं जो बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से काला धन की बात की गई, अगर भ्रष्टाचारियों को नरेंद्र मोदी जी ने जेल में डाला, अगर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, तो वह काला धन जो लोगों के पास कैश में रखा हुआ था वो निकल कर के आया। और जब निकल कर के आया तो वो कुल मिलाकर के कागज़ के टुकड़ों की तरह गंगा नदी में बहा, नदियों में बहाया लोगों ने। वो काले जो भ्रष्टाचारी थे, आज की डेट में वही सारा का सारा पैसा जो उनके वहाँ पर अंडरग्राउंड रहता, उनके तहखानों में जमा रहता, वही पैसा आज की डेट में लोगों के पास में है। काले धन की जब बात हुई तो इस काले धन की बात नहीं, इसकी बात उस समय ये हो रही थी कि जो स्विट्जरलैंड में हाँ, कांग्रेस के खाते में, उनके नेताओं के खाते में जमा है, वो काला धन वापस आएगा, वो मुद्दों से गायब हो गया। तो उन मुद्दों में भी आप ये बताइए कि स्विट्जरलैंड में जिन लोगों का पैसा था, क्या वे लोग जेल में नहीं है वर्तमान में? क्या केजरीवाल जी जेल में नहीं है? सिसोदिया जी जेल में नहीं है? लालू प्रसाद यादव जी जेल में नहीं है? ऐसे कितने बड़े बड़े स्विट्जरलैंड में जिनका बैंक में खाता है, उनका हम नाम गिना दें कि वो वर्तमान में जेल में नहीं है। इंद्राणी मुखर्जी अभी भी जेल में है। और वो जो वहाँ पर बाबा थे, क्या नाम से, हिमाचल प्रदेश में, वो भी जेल में है। इन्हीं सबका तो बैंक में पैसा था स्विट्जरलैंड में। सच्चा बाबा जो थे वहाँ, सच्चा डेरा। नहीं, सवाल ये था कि वापस लाएंगे।
नहीं वापस लाएंगे। फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मतलब वहाँ से लाने के लिए जो भी बात जैसे हुई थी, जो आप सवाल कर रहे हैं कि अगर ये अपराधी जेल में है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका जो स्विस अकाउंट है उसे भी चेक किया गया होगा। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, और यदि ये बात होगी भी तो वो फिर राष्ट्रीय स्तर पर और केंद्र सरकार की विषय की बात है, जिसे पर मेरे जैसे व्यक्ति को बोलना उपयुक्त नहीं होगा। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, जब चुनाव आता है तो राम याद आते हैं, इसमें क्या कहना आपका? राम क्यों नहीं याद आए? राम पूरे विश्व की धुरी है, और राम जो है रोम रोम में बसे हैं। राम पूरे विश्व की संस्कृति के केंद्र बिंदु है। विश्व गुरु जब कभी हमारा भारत देश होता था तो भी केंद्र में राम ही होते थे, तो राम क्यों न केंद्र में रहे? यदि किसी का चश्मा हरा या लाल है तो उसे लाल और हरा ही दिखेगा। तो मैं ऐसे लोगों को यही कहूँगा कि साफ चश्मा लगाएं और उस नज़रिए से देखें कि राम जो है हमारे यहाँ की केंद्र की धुरी है। चाहे उसे आप सांस्कृतिक तौर पर कहें, राम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तौर पर हैं। हमें और आपको सीख मिलती है। आप रामायण पढ़िए, एक एक चौपाई में हमको सीख मिलती है कि किस प्रकार से जीवन होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, किस प्रकार से समाज होनी चाहिए। और यदि हम राम की बात करते हैं तो इसमें देश भी अगर मोदी मोदी कहता है और पूरे देश के साथ विश्व के लोग भी जय श्री राम बोलते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो और अच्छी बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। कुल मिला के ये है कि आपकी बीजेपी के जो फंडा है, हम धर्म के आड़ पे जो है लोकसभा चुनाव का नैया पार करना चाहते हैं। हाँ, आप देखिए कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, आप पत्रकार हैं, तरह तरह के सवाल भी आते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं, जो कांग्रेस या बीएसपी के उम्मीदवार हैं आपके रीवा संसदीय क्षेत्र में। आपके माध्यम से विपक्षियों का ये सवाल है, आम जनता का सवाल है, इसे मैं स्वीकारता हूँ। अब आप ये बताइए कि अगर धर्म की बात जहाँ तक की जा रही है, तो जो परिणाम आते हैं, जब ईवीएम से परिणाम आता है तो वो परिणाम, इसका अर्थ है कि आप जो मतदाता है उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आम मतदाता उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तो आपके द्वारा और विरोधी लोगों के द्वारा तथाकथित तौर पर ये एक प्रश्न लग रहा है कि आप उनके द्वारा प्रदान किए गए आशीर्वाद पर प्रश्न लगा रहे हैं। प्रश्न मैं नहीं लगा रहा हूँ। धर्म के आड़ पे जो है प्रलोभन नहीं दिया जा सकता, ये आचार संहिता के दायरे में है। हाँ। लेकिन आचार संहिता का पालन कहाँ हो रहा? अब देखिए, ऐसा है कि आचार संहिता जो धारा 144 लगती है और जो संवैधानिक तौर पर नियमावली है, तो जय श्री राम बोलना अगर ये कहलाता है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, तो आज पूरा विश्व जय श्री राम बोलने के लिए तैयार है। और ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि आप उद्बोधन करने के लिए जय श्री राम बोलेंगे तो आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाएंगे। क्या हम आचार संहिता में मंदिर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते, राम का दर्शन नहीं कर सकते, शारदा माता का दर्शन नहीं कर सकते? ये कौन सी आचार संहिता? अगर हम वहाँ पर कमल का फूल लेकर के जाएँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो यदि मैं यही लेकर के मंदिर में जाता हूँ और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ, तब वो आचार संहिता का उल्लंघन के दायरे में आएगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं आया और ना भारतीय जनता पार्टी उल्लंघन ही करती है आचार संहिता।